हेलो बच्चा लोग, स्वागत है तुम सभी का। आज हम लोग समझेंगे चार्टर्ड एक्ट 1833 और चार्टर्ड एक्ट 1853 को। तो आप समझते हैं चार्टर्ड एक्ट 1833 में क्या क्या प्रोविजंस लाए गए थे, फिर बाद में समझेंगे 1853 को। ठीक है, तो ये जो चार्टर्ड एक्ट 1833 है, इसका पहला प्रोविजन में ये किया गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और उसका काम क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज ए हेड ऑफ इंडिया। ठीक है, वो इंडिया का हेड जैसा काम करेगा, पूरा इंडिया को संभालने का जिम्मेवारी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का होगा। तो वो जो नाम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया था, उस नाम को बदल दिया गया। कब? 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बुलाया गया। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बुलाने जाने लगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, 1773 से 1833 तक क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। क्या था? गवर्नर 1773 से 1833 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। अभी 1833 से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। इस बात को याद रखना कि 1773 से 1833 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और 1833 के बाद से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1773 से 1883 तक जो पहला गवर्नर जनरल था, यानी कि 1773 में जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो था वॉरेन हेस्टिंग। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वो था वॉरेन हेस्टिंग। और 1833 में जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग, BENTINC, बेंटिंग। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अगर बंगाल तो वॉरेन हेस्टिंग, अगर इंडिया तो विलियम बेंटिंग। ठीक है, डिफरेंस को याद रखना। 73 बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग, 1833 विलियम बेंटिंग, इंडिया। ठीक है, तो ये था पहला प्रोविजन, बस नाम बदला गया था, बंगाल से इंडिया कर दिया गया था। ये पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन क्या था? दूसरा प्रोविजन में एक लॉ कमीशन बनाया गया। क्यों बनाया गया? लॉ कमीशन इसलिए बनाया जाता है ताकि कानून व्यवस्था जो है उस कानून व्यवस्था को अच्छी तरीके से स्टडी कर सके और उसमें क्या क्या बदलाव लाया जा सकता है, कानून व्यवस्था को और सही करने के लिए क्या क्या नया नया चीज को एडॉप्ट किया जा सकता है, उन सारी चीजों को स्टडी करने के लिए या चेंजेस लाने के लिए एक लॉ कमीशन बनाया जाता है। ठीक है, वो कब बनाया जाता है? 1833 को। 1833 में क्या हुआ? एक लॉ कमीशन का स्थापना किया गया, स्टेबलाइजमेंट ऑफ ए लॉ कमीशन। क्यों बनाया गया था? कानून व्यवस्था को अच्छी तरीके से स्टडी करके उसमें चेंजेस लाने के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए एक लॉ कमीशन बनाया गया। इस लॉ कमीशन में क्या किया गया था? इस लॉ कमीशन में लॉर्ड मैकाउले को, ठीक है, लॉर्ड मैकाउले को एज ए मेंबर इंट्रोड्यूस किया गया था। लॉर्ड मैकाउले को एज ए लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस किया गया था। कहां में इंट्रोड्यूस किया गया था? लॉर्ड मैकाउले को एज ए लॉ मेंबर कहां इंट्रोड्यूस किया गया था? जैसे कि हम लोगों ने चार्टर्ड एक्ट और पीस इंडिया एक्ट 1784 को हम लोगों ने क्या समझा था? 1784 में क्या आया था? 1784 में आया था पीस इंडिया एक्ट। पीस इंडिया एक्ट, पीस इंडिया एक्ट में क्या किया गया था? पीस इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था, वो काउंसिल में पीस इंडिया एक्ट से पहले 4 मेंबर हुआ करता था, लेकिन पीस इंडिया एक्ट आने के बाद से जो 4 मेंबर था गवर्नर जनरल का, उस 4 में से एक मेंबर को ही निकाल दिया था। ठीक है, एक मेंबर को निकाल के पीस इंडिया एक्ट 1784 से लेके 1833 तक गवर्नर जनरल का काउंसिल में कितना मेंबर था? 3। लेकिन 1833 में जैसे लॉ कमीशन को स्टेबलाइज किया गया तो लॉर्ड मैकाउले को ऐसे लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस किया गया और गवर्नर जनरल का जो ये 3 काउंसिल था ये फिर से 4 बन गया, यानी कि गवर्नर जनरल का काउंसिल में ही लॉ मेंबर को ऐड कर दिया गया था। ठीक है, पीस इंडिया एक्ट में जो एक मेंबर को निकाला था उसका पोस्ट क्या था? उसका पोस्ट था कमांडर इन चीफ। और अभी जो नया भर्ती हुआ है गवर्नर जनरल का काउंसिल में, उसका पोस्ट क्या होगा? लॉ मेंबर। ठीक है, नॉट लॉ कमीशन। लॉर्ड मैकाउले क्या था? एक लॉ मेंबर था। ठीक है, एक क्या था? लॉ मेंबर। लॉर्ड मैकाउले को एज ए लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस किया गया था। कहा में? गवर्नर जनरल का काउंसिल में। ठीक है, गवर्नर जनरल का काउंसिल कितना मेंबरों का था अभी तक?
3 मेंबरों का। पहले कितना का था? 4 मेंबरों का। कब निकाल दिया गया था? 1784 को। किसको निकाल दिया गया था? कमांडर इन चीफ को निकाल दिया गया था। इन सारे चीजों को अच्छी तरीके से याद रखना। 84 में एक मेंबर को निकाला गया था, उस मेंबर का पोस्ट क्या था? कमांडर इन चीफ। फिर 33 में एक मेंबर को ऐड किया गया, उस मेंबर का पोस्ट क्या है? लो मेंबर। ठीक है, तो ये हुआ था 1833 का दूसरा प्रोविजन में। ठीक है, शायद सबको ये चीज याद रहेगा। दूसरा प्रोविजन, पहला प्रोविजन में नाम चेंज किया गया, दूसरा प्रोविजन में लॉ कमीशन बनाया गया जिसमें लॉर्ड मैकाउले को एज ए लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस किया गया। कहा में? गवर्नर जनरल का काउंसिल में। तीसरा प्रोविजन क्या था? तीसरा प्रोविजन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ठीक है, 1793 में क्या हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1813 में क्या हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था उसको 80% तक खत्म कर दिया गया था। ठीक है, 1813 में क्या किया गया था? 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था, सिवाय चाय पत्ती और चाइना के साथ व्यापार का जो मोनोपोली था उसको छोड़कर। कि 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ चाय पत्ती और चाइना का साथ जो व्यापार है सिर्फ वही वो अकेला कर सकेगा। उस व्यापार में उसको कोई भी कंपनी आके बीच में घुसकर चाय पत्ती का व्यापार नहीं करेगा या चाइना का साथ व्यापार नहीं करेगा। अगर इन दोनों का व्यापार करना है वो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा और बाकी का व्यापार जो होगा वो कोई भी कंपनी आके इंडिया में कर सकता है। ठीक है, तो ये किया गया था कब? 1813 को। लेकिन 1833 में क्या किया गया कि चाय पत्ती और चाइना का साथ व्यापार का जो मोनोपोली था उसको भी खत्म कर दिया गया। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार करने का मोनोपोली था वो टोटली 1833 को खत्म कर दिया गया। 1813 में एक लिमिटेशन लगाया गया था, 33 में टोटली कंप्लीटली खत्म ही कर दिया गया। ठीक है, एंड ऑफ मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पूरा टोटली कब खत्म हुआ? 33 में। लिमिटेशन कब लगाया गया था? 13 में। सारे व्यापारों का मतलब मोनोपोली छीन लिया गया सिवाय चाय पत्ती और चाइना का साथ व्यापार में, इसमें पूरा खत्म हो गया। ठीक है, यही था वो 3 प्रोविजन जो चार्टर्ड एक्ट 1833 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो अभी आते हैं चार्टर्ड एक्ट 1853 में। तो 1853 में क्या हुआ था कि ये जो लॉ मेंबर था, ठीक है, ये लॉ मेंबर को एज ए ऑर्डिनरी मेंबर इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या किया गया था? इस लॉ मेंबर को एज ए ऑर्डिनरी मेंबर, यानी कि अगर बाद में जरूरत पड़े तो तुम्हें परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा, मेरे काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा। किसके काउंसिल का? गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उस काउंसिल का परमानेंट मेंबर इसको बनाया जाएगा। लेकिन 1833 में इसको एज ए ऑर्डिनरी मेंबर की हाँ जरूरत है बस आओ, बाद में अगर जरूरत ना पड़ा तो तुम्हें भगा भी दे सकते हैं। ठीक है, किसी और को लाएंगे। तो जैसे कमांडर इन चीफ को निकाल के फेंक दिया था, इसको भी वैसे निकाल के फेंक देगा, मतलब कुछ उस तरीके से इसको रखा गया था। लेकिन 1853 में क्या किया गया? इसको परमानेंट मेंबर बना दिया गया कि गवर्नर जनरल का काउंसिल में एक लो मेंबर होना बहुत जरूरी है बोल दिया गया, और इसको एज ए परमानेंट मेंबर ऐड कर लिया गया। ठीक है, लॉर्ड मैकाउले was made परमानेंट नहीं, फुल मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, 33 में एज ए ऑर्डिनरी मेंबर, 53 में ये एक फुल मेंबर बन गया। कौन? लॉर्ड मैकाउले। ये पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन क्या था? दूसरा प्रोविजन को समझने से पहले इस बात को समझो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अलग ही सिस्टम था अपने कंपनी में एम्प्लॉइज को अपॉइंटमेंट करना या एम्प्लॉइज लोग को नौकरी देना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हिसाब से नौकरी देता था, कोई ऐसा एग्जाम मतलब हेल्ड नहीं कराता था, कुछ एग्जाम किसी से नहीं लेता था, वो अपने हिसाब से जिसको मन चाहे उसको दे देता था। इसका अपना ही मतलब एक अलग रूल एंड रेगुलेशन था नौकरी पाने के लिए। इसी चीज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया 1853 में, और कहा गया कि अभी से कंपनी में जितना भी एम्प्लॉइज तुमको अपॉइंट करना है सबके लिए एक ओपन कंपटीशन रखो, हर कोई तुम्हारे कंपनी में नौकरी करने के लिए अप्लाई कर सकना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि अभी हम लोग को अगर रेलवे में जॉब चाहिए तो अगर रेलवे जॉब का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अगर हम कंप्लीट करते हैं तो हम में से कोई भी
रेलवे में अप्लाई कर सकेगा। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ऐसा नहीं था, वो अपने हिसाब से अलग ढंग से ही मतलब उनका अपॉइंटमेंट लेता था। लेकिन अभी से क्या होगा, उस चीज को खत्म कर दिया जाएगा और एक ओपन कंपटीशन रखा जाएगा कि कोई भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करने के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके लिए एग्जाम होगा, अगर एग्जाम कोई पास करता है, मेरिट लिस्ट में अगर उनका नाम आता है तो वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या कर सकेगा, नौकरी कर सकेगा। आया बात समझ में कि एक ओपन कंपटीशन रखा गया कंपनी में नौकरी पाने के लिए, ठीक है। ओपन कंपटीशन was introduced for appointment of employees. The कंपनी में एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट के लिए एक ओपन कंपटीशन अभी से रखा जाएगा। कोई भी आके इसमें अप्लाई कर सकेगा, कोई भी नौकरी पा सकेगा अगर एग्जाम पास कर पाता है। लेकिन पहले ऐसा ओपन कंपटीशन नहीं होता था, अंदर ही अंदर में एक अलग सा ही सिस्टम बना हुआ था जिसके हिसाब से अपॉइंटमेंट होता था, ठीक है। तो देखो 1853 में एम्प्लॉय का जो अपॉइंटमेंट था उसका प्रोसेस भी चेंज कर दिया गया। 93 में क्या किया गया था कि हाई रैंकिंग ऑफिसर्स जैसे कि गवर्नर जनरल, गवर्नर, कमांडर इन चीफ, अगर वो लोग का अपॉइंट किया जाना हो तो 1793 से पहले क्या था, कंपनी अपने हिसाब से अपॉइंट करता था। लेकिन 93 में उस प्रोसेस को भी चेंज कर दिया गया। अगर कंपनी का कोई बड़ा रैंक वाला ऑफिसर को अपॉइंट करना है तो अभी से उन ऑफिसर लोग का अप्रूवल रॉयल फैमिली से लाना पड़ेगा, यानी कि एक रॉयल अप्रूवल लाना पड़ेगा। कब से उसको इंट्रोड्यूस किया गया, 1793 में। और देखो यहाँ में कंपनी का जो एम्प्लॉय था उनको भी नियुक्ति करने के लिए सिस्टम को चेंज कर दिया गया कि कंपनी का अभी बोलबाला कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो चुका था धीरे धीरे, ठीक है। कंपनी बस नाम का कंपनी हो चुका था। ये पूरी तरीके से सरकार के उंगलियों में नाचने लगा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1853 तक, ठीक है। दूसरा प्रोविजन खत्म। तीसरा प्रोविजन क्या था, तीसरा प्रोविजन में ये था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर चार्टर्ड एक्ट 1853 तक जितना भी कानून बना, किसने बनाया, यूनाइटेड किंगडम का गवर्नमेंट ने। किसके लिए बनाया, इंडियंस के लिए बनाया। इंडिया में उन कानूनों को लागू करने के लिए बनाया। तो इंडिया में जब उन कानूनों को लागू किया जाएगा तो किस पे लागू किया जाएगा, हाँ ये बात तो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एम्प्लॉय लोग हैं उन पे तो लागू होगा, साथ ही साथ अगर इंडिया में लागू हो रहा है तो इंडियंस पे भी इसका इफेक्ट होगा। अगर इंडिया में इंडियंस के लिए इफेक्ट हो रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया कानून से, तो इंडियंस का आदमी लोग क्यों कुछ ना बोले, इंडियंस का आदमी लोग उस कानून का ओपिनियन क्यों ना दे। कानून का ओपिनियन देने के लिए इंडिया में ऐसा किसी को बना ही नहीं गया था या किसी को रखा ही नहीं गया था कि कौन सा कानून इंडियंस के लिए अच्छा होगा, कौन सा खराब होगा। तो उसके लिए क्या किया गया कि इंडिया में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, जिसके तहत अभी से इंडियन लोग को भी ये हक दिया गया कि कानून बनाने के लिए अभी से तुम लोग भी अपना ओपिनियन रख सकते हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो तुम लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो इंडिया में 1853 में क्या किया गया, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया जिसका नाम था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। was established, ठीक है। तीसरा प्रोविजन यह था कि इंडिया में एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। क्यों बनाया गया, कानून बनते हुए कुछ अपना ओपिनियन दे सके। लेकिन ये लोग कुछ भी कहे, गवर्नर जनरल के पास क्या था गवर्नर जनरल के पास था वीटो पावर। अगर ये लोग बोलेगा कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, गवर्नर जनरल तो अपने हिसाब से करेगा, इनका बात थोड़ी वहां पे मान्यता दिया जाएगा। गवर्नर जनरल अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ही बात को वीटो कर देता है और अपने हिसाब से कानून बनाता है, ठीक है। इनको बस नाम से इंडियंस को खुश करने के लिए बनाया गया था, कुछ काम में आया तो नहीं है लोग, ठीक है। तो देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर चार्टर्ड एक्ट 1853 का हमारा जो सफर था आज इसी वीडियो में खत्म होता है। अगले वीडियो पर हम मिलेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो जुड़े रहना मेरे साथ, तब तक के लिए थैंक यू।